पिछले 2 दिन में अमित शाह ने न सिर्फ जाट वोटरों को रिझाने की कोशिश की, बल्कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को खुला ऑफर भी दे दिया। आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद। अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का इसके बाद अमित शाह को फौरन जवाब भी आया। एक दिन पहले उन्होंने 700 किसानों की मौत का मुद्दा उठाकर शाह के ऑफर को ठुकराया और अब उन्होंने ये कहते हुए बीजेपी पर तंज किया कि वो चवन्नी नहीं जो बदल जाए। चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है, क्या आरएलडी ऐसी पार्टी है जो अपने कहे से ना बदले? राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास देखें तो ये पार्टी सिर्फ 26 साल पुरानी है। जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का गठन 1996 में कांग्रेस से अलग होकर किया था और सबसे पहले अजीत सिंह ने 1987 में लोकदल ए यानी लोकदल अजीत नाम की पार्टी का गठन किया था। लेकिन 1988 में जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया और वीपी सिंह सरकार में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने। इसके बाद अजीत सिंह 1993 में कांग्रेस में आए और नरसिम्हा राव सरकार में फूड मिनिस्टर बने। 1996 में अजीत सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव तो लड़े, लेकिन इसी साल कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय लोकदल बना ली। इसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो अजीत सिंह अटल सरकार में 2001 से 2003 तक कृषि मंत्री रहे। इसके बाद केंद्र में यूपीए की सरकार आई तो 2011 में अजीत सिंह की पार्टी यूपीए का हिस्सा बन गई और तब अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री बने। यानी केंद्र में जिस गठबंधन की सरकार, जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह उस सरकार में केंद्रीय मंत्री। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी यूपी में पिता के दिखाए सियासी रास्ते पर नहीं चलेंगे? और सवाल ये भी है कि बीजेपी के ऑफर के बाद जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव को कितना भरोसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सच ये भी है कि एसपी और आरएलडी गठबंधन में सीटों के तय हुए फॉर्मूले के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बागपत की 3 सीट, मथुरा की 7 सीट, बिजनौर की 8 सीट और मेरठ मुजफ्फरनगर की 13 सीटों पर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। और 2017 के चुनावी नतीजे देखें तो आरएलडी तब भी सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, लेकिन उस वक्त दोनों दलों को एक दूसरे के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए थे और बागी सुरों के सुनाई देने के बाद ऐसे कयास इस बार भी लगाए जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। वहीं एक पहलू ये भी है कि 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव में लगातार हार के बाद आरएलडी का अस्तित्व खतरे में है और जयंत चौधरी इस चुनौती से भी जूझ रहे हैं। इसीलिए सवाल भरोसे का भी है, जिस पर कायम रहने के लिए ही शायद जयंत चौधरी शुक्रवार को अखिलेश यादव के साथ मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर। पुलकित, जाटलैंड बहुत अहमियत रखता है और पश्चिमी यूपी में क्या अहमियत है ये नजर आ रहा है। कल बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही थी, आज देखा जाए तो समाजवादी और आरएलडी एड़ी चोटी का दम लगा रही है। आज की क्या तैयारी है जाटलैंड को रिझाने की इन दलों की? देखिए, इस इलाके की करीब 45 से लेकर 50 सीटें ऐसी हैं जो जाट जो नेता है, जो जाट समुदाय है उसको वो प्रभावित करता है। उन 45 से 50 सीटों पर करीब 70% वोट पश्चिमी यूपी का है जो जाटों से जुड़ा हुआ है। अब तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो सपा हो, सबकी कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पर इस दल को नाराज ना होने दिया जाए। इसीलिए दिल्ली से लेकर यूपी तक तमाम जगह बैठकों का दौर जारी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सपा प्रमुख और साथ ही आरएलडी प्रमुख दोनों मिलकर एक पीसी करने वाले हैं, जिसके जी चलिए कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जैसे हमारे सहयोगी पुलकित बता रहे थे, और नजर रहेगी यहाँ पर जाट वोट बैंक पर। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं, जो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर जाटों का खासा प्रभाव पड़ेगा। तो आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है और इसके साथ ही सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं, ये वो जगह है जहां पर जाटों का प्रभाव साफ तौर पर नजर आएगा। पुलकित, ये भी माना जाए कि जिस तरह से कुछ बयानबाजी बीजेपी को लेकर आई थी, कल भी जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, हल्के में ले रही है बीजेपी, तो आज ये माना जा सकता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बहुत तीखे वार किए जाएंगे बीजेपी पर?
जरूर जरूर। और कोशिश ये की जाएगी कि तमाम जो वोटर हैं, चाहे वो आरएलडी का हो चाहे वो सपा का हो, उन्हें एक संदेश देने की कोशिश यहां से की जाएगी। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने ये ऑफर दिया कि जयंत चौधरी गलत संगठन में है, गलत घर पर है, तो एक संदेश कहीं ना कहीं इस इलाके को गया कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं चुनावों के बाद भी। तो ऐसा ना हो कि वोट ट्रांसफर ना हो पाए, जैसे कि हमने भी लगातार दिखाया कि पिछले कुछ चुनाव ऐसे रहे हैं जहां पर दूसरे राजनीतिक दलों का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, आरएलडी का सपा को नहीं मिल पाया, सपा का के वोटर ने आरएलडी पे भरोसा नहीं जताया, और ऐसे ही बसपा के केस में भी हुआ था। तो ऐसा ना हो कि इनका वोटर कंफ्यूज हो जाए, उस कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश आज यहां से की जाएगी, इस संयुक्त प्रेस वार्ता में की जाएगी, और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो गठबंधन हुआ है वो बात तक चलेगा। तो तमाम जो वोटर हैं जो भले ही किसी आंदोलन की वजह से नाराज हो या किसी का समर्थन करने के लिए साथ में जुड़े हुए हो, वो एक साथ रहें, क्योंकि चुनाव के बाद भी ये गठबंधन रहेगा। ये संदेश यहां से आज देने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, बेहद दिलचस्पी से इंतजार होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पुलकित। तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी जाटों को मनाने में जुटी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं, कल हमने देखा भी। लेकिन इस मुद्दे पर पश्चिमी यूपी के मेरठ के आजमपुर गांव के जाट क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, हमारे सहयोगी पुलकित नागर की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 दिन में अमित शाह ने न सिर्फ जाट वोटरों को रिझाने की कोशिश की, बल्कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को खुला ऑफर भी दे दिया। आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद। अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का इसके बाद अमित शाह को फौरन जवाब भी आया। एक दिन पहले उन्होंने 700 किसानों की मौत का मुद्दा उठाकर शाह के ऑफर को ठुकराया, और अब उन्होंने ये कहते हुए समझ लीजिए कि जब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे जाट नेताओं से मिलते हैं तो उसका क्या असर ग्राउंड पर पड़ता है या नहीं पड़ता। यहाँ के प्रधान है, आपका नाम क्या है? सुनील चौधरी। सुनील जी, ये कौन सा गांव है? आजमपुर। आजमपुर। यहाँ का जो किसान है, यहाँ के जो जाट नेता हैं, वो किस तरीके से ले रहे हैं इस मुलाकात को जो दिल्ली के अंदर हुई? अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की। देखो, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भी विधायक साहब से मिले, सांसद से मिले, हमारे गांव के खड़ंजे रास्ते सड़क वगैरह बनवाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने लिखित में भी दिया, सांसद जी को भी दिया, विधायक साहब को भी दिया, 5-7 बार हम उनके घर पे भी गए। आपके विधायक कौन है यहाँ पर? ये जितेंद्र चौधरी सतवाई से। कहाँ से हैं? बीजेपी से है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती थी? कुछ नहीं करा जी, 5 साल ऐसे निकल गई, बिल्कुल खाली। गांव में भी आना गया। हाँ जी, कुछ गांव में आगे झाँक था। अच्छा, गांव में नहीं आए जब से बने, गांव में नहीं आए। तो यही नाराजगी है क्या? ये नाराजगी है, नाराजगी ज्यादा इसी वजह से। न तो हम तो साथ थे बीजेपी के, लेकिन अब नहीं जाने के जी बिल्कुल भी। लोकदल की तरफ है बिल्कुल। 5 साल ऐसे निकल गए। और किसानों का तो गन्ना है मेन चीज। अभी तक गन्ना ही मुद्दा हुआ करता था। का पेमेंट अब तक भी नहीं हुआ, और जो महंगाई आसमान में छू रही है, क्या करा भाजपा ने? ऊँचों ने कहा हमने ये तरक्की कर दी, ये कर दी। किसानों के बारे में क्या सोचा? महंगाई के बारे में क्या सोचा? जो युवा वर्ग बेरोजगार फिरे उनके बारे में क्या सोचा? शिक्षा का बिल्कुल नाश कर दिया। अकबर नेट पे पढ़ो, नेट पे सब बच्चे बेकार हो गए। यही मुद्दे हैं, क्योंकि पहले जब किसान के मुद्दे होते थे वो गन्ने से जुड़े होते थे। देखो, पिछले साल का पैसा फरवरी लोग आया, अभी 2.5 महीने का आया। अब का तो कुछ हुआ ही नहीं। 2.5 महीने का पेमेंट बाकी रह रहा है किनौनी मिल से किसानों का। किसानों का मुद्दा इस बार जो प्रोटेस्ट चल रहा था उससे जुड़ा हुआ रहेगा, नाराजगी से जुड़ा रहेगा। 1 रुपया नहीं लगाया आज तक, 50 साल हो गए, 1 रुपया जो भाजपा ने कभी लगाया हो। सिर्फ अजीत सिंह के कोटे का है ये खड़ंजा। जिस आपके बाहर का तो हाईवे जो दिल्ली से जुड़ता है और आगे तक चला जाता है, मुजफ्फरनगर से आगे तक चला जाता है, वो बेहतर नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ जी। वो तो टैक्स लगा रखा है, उस पर तो भाजे फिरे जाओ। हमारे पे गाड़ी है, किसानों पे कहाँ गाड़ी है? क्या मुद्दे रहेंगे? जी भाजपा के हम सख्त खिलाफ है जी। ऐसा जी हमारे यहाँ भाजपा ने कुछ नहीं कराया। हम कई बार इसके विधायक के पास भी गए,
इसने हमारी कोई नहीं सुनी बिल्कुल भी। यूँ कहती है तुमने तो हमारी राय दी नहीं, मेरी राय नहीं दी तुमने, यूँ मैं नहीं करवा रहा कुछ भी। क्या यही दिक्कतें हैं? हाँ जी, यही दिक्कतें हैं। ज्यादातर लोग दल की माई है, सब भाजपा की माई कोई नहीं है। जब अमित शाह ने मुलाकात की आपके कुछ नेताओं से, तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है आप लोगों पे या नहीं? अजी कुछ नहीं प्रभाव पड़ता। हाँ। तो किराए के जाट थे, वहाँ किराए के जो वहाँ कल संसद उसमें थे अमित शाह के यहाँ, असली जाट ना थे वहाँ, खेती से जुड़ा हुआ जाट, खेती से जुड़ा ना था वो वहाँ। सब उनके विधायक थे सारे के सारे, हमारा कोई नहीं था जाट, ना इन्होंने बुलाया हमारे, किसी पे फोन आया यहाँ ताकि शिकायत की, कल डिबेट में बात भी हुई थी। कोई जाट हमारा नहीं था, सब बीजेपी के जाट थे। वैसे थे जाट भी, सब फर्जी जाट थे जो नकली और असली बदाम थे। हमारे यहाँ तक कोई किसी का कुछ नहीं हुआ। आता है ठोक के है जी, बिल्कुल डंका बजा के लोग दल की जाए रहोगे जी। हमारे कॉलोनी का पेमेंट नहीं आया। सतपाल सिंह भी नहीं आया आज तक हमारे यहाँ गाँव में। कर्मचारी सांसद आया ना कोई ये खड़ंजा हमारे गांव का देख लो आप, ये खड़ंजा ना कोई हमारे गांव का खड़ंजा दिख रहा आपने? ये है कहीं किसी गांव में ये खड़ंजा ऐसे जैसा आपने देखे होंगे? ये नाराजगी है कि गांव का विकास नहीं हुआ, युवा गांव का विकास नहीं हुआ, ना गन्ने का पेमेंट हो रहा हमारा, किन्होंने का मिल है हमारे यहाँ, कोई पेमेंट नहीं है हमारे यहाँ, गांव का पूरा पिछले साल का पेमेंट रुका हुआ। अगर गांव का विकास होता है हम बीजेपी के साथ में बिल्कुल मिलकर रहते। यहाँ के युवाओं से भी समझ लेते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। रोजगार मिल पा रहा है क्या? नहीं, रोजगार तो इस सरकार ने 6 साल से कभी मुद्दा बनाया ही नहीं। 6 साल से जो मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, एक तो 6 साल से हमें हिंदू बना दिया गया प्योर, और एक हमें दिखा दिया गया है कि राम मंदिर का एक प्रोपेगेंडा जो 20 साल से इन्होंने चला रखा था वो पूरा हो गया मंदिर बन के, अब मथुरा में घुसा दिए। तो रोजगार तो कहीं इशू ही नहीं है। धर्म के नाम पे चुनाव हो रहे, जो केंद्र के थे और जो राज्य के थे पिछले 7-8 साल से, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। जाति और धर्म पे इलेक्शन चल रहे हैं, उसके अलावा क्या इशू है इनके पास? रोजगार तो कहीं इशू ही नहीं है। इशू है 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। अब मान लो इन्होंने राशन फ्री दिया 700 रुपए का, बिजली का बिल गांव में 300 रुपए था, अब बिल दे रहे 2000, यानी कि अभी भी हम 1300 माइनस में हैं। और ये खिला रहे हमें नाज और चीनी और छोले चावल, क्या करें उसका? 1300 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हमने। तो मुद्दा रोजगार तो इस सरकार के लिए कभी न था। सुनो, 2017 में ये सरकार जो राम मंदिर के मुद्दे पे आई थी, अगर इनके पास मुद्दा होता आज विकास का, जैसे केजरीवाल के पास दिल्ली में कि मैंने ये हॉस्पिटल बना दिया, बिजली बिल माफ कर दिया, अगर इस तरह का मुद्दा होता तो आज धर्म पे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता इन्हें। विकास तो इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं और ना है। यही नाराजगी है युवा, ये भी नाराजगी है। किसान आंदोलन भी एक फैक्ट है। देखो ना महंगाई कहाँ पे। अब जब किसान आंदोलन वाले खालिस्तानी थे सरकार के अकॉर्डिंग, जो किसान आंदोलन में खालिस्तानी थे, आज जो बिहार में रेल फूके गई है कल स्टूडेंट के द्वारा, तो वो भी आतंकवादी हुए। वो जो विरोध कर रहे हैं सरकार का, अभी एक भाई साहब ने कहा कि वहाँ कोई रोजगार थोड़ी मिल रहा, तो वो जो पेपर दे रहे हैं रेलवे का, पकोड़े तलने के लिए दे रहे हैं कि किसी तरह पकोड़े तल सकें। पेपर रोजगार के लिए कभी होता ही नहीं, पकोड़े दे दो कढ़ाई और बजाओ खड़ा। अच्छा, हर बार क्या होता था कि किसान से जब बात होती थी तो वो गन्ने के मूल्य पे बात करता था, खाद की कीमतों पे बात करता था कि इस पे सब्सिडी मिले, सरकार कोशिश करे कि आमदनी किसान की बढ़े। तो क्या ये बढ़त हुई? क्या किसान को कुछ फायदा हुआ? किसान की आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ा। हमारी जो आमदनी बिल्कुल 0 लेवल पे है। जब पेमेंट ही नहीं हो रहा, किसान क्या खेत में लगाएगा? जब खेत में ही नहीं पैदा होगी तो किसान क्या नहीं मिल पे ले जाएगा? कहाँ से? सब कुछ खल है, सब कुछ महंगा है। सबसे बड़ी दिक्कत है तेल। तेल के पैसे बढ़ने से सारी चीज बढ़ गई। लोक दल की सब हो गया। जब बीजेपी कहती 450 रुपए कुंटल गन्ना होना चाहिए, आज बीजेपी की सरकार है, किसान को या किसी नेता को यो भी नहीं कहने देते कि भाव मंदा है या महंगा है। पहले शादियों में 5 यही साल दिक्कतें हो रही हैं। इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है वो आतंकवादी घोषित हो जाता है, चाहे वो किसान हो, रोजगार हो, नौजवान हो, कोई भी हो। जो भी इसकी सरकार के खिलाफ बोलता है वो सिर्फ आतंकवादी है और उसके अलावा वो कोई नहीं। जब इनका काम पड़ता है उन्हीं आतंकवादी के सामने कटोरा लेके वोट मांगने आ जाते हैं। हम इन्हें वोट नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल